तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ऐसे अजीब अजीब केसेस मेरे डिटेक्टिव कैरियर में मुझे मिलते रहे हैं, लेकिन सर्विस के दौरान हम इन सब चीज़ों को डिपार्टमेंट के बाहर के किसी आदमी के साथ डिस्कस नहीं करते थे। लेकिन अब जबकि मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो डिपार्टमेंट के बिना किसी डर के मैं आपको इन सब केसेस के बारे में बता सकता हूँ। तो आज मैं आपको अपने कैरियर के एक ऐसे अजीबोगरीब केस के बारे में बताता हूँ जिसने मेरी रातों की नींद तक उड़ा के रख दी थी। ये शायद 1977 या 76 की बात होगी, मतलब कि मेरे डिटेक्टिव बनने के करीब 1 साल बाद की। मैं अपने एक पार्टनर के साथ अपनी डेस्क पर बैठा कुछ बातें कर रहा था। तभी हमारा सीनियर सार्जेंट वहां आ जाता है। वो मेरे पार्टनर के पास जाके चुपके से उसके कान में कुछ बोलता है और फिर अपने ऑफिस में चला जाता है। मैंने अपने पार्टनर से पूछा कि सार्जेंट ने क्या कहा, तो वो बिना कुछ बोले खड़ा हो गया, बोला चलो ड्यूटी करने का टाइम हो गया है, और फिर वो बाहर की तरफ निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। बाहर हमारी कार खड़ी थी जिसे मेरा पार्टनर ही ड्राइव करता था। असल में सार्जेंट ने उसे एक क्राइम सीन पर पहुंचने को कहा था, और वहां से जाते हुए मेरे पार्टनर ने, जिसका नाम मैथ्यू था, उसने मुझे प्यार से समझाया। वो जानता था कि मैं नया हूं और इस तरह के केसेस से मेरा कभी सामना नहीं हुआ है। मैथ्यू ने मुझसे कहा, मैं इस डिपार्टमेंट में पिछले 11 सालों से काम कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे केसेस पर काम किया है, बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। मैं डिपार्टमेंट का बेस्ट डिटेक्टिव तो नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाता आया हूं। अगर कोई मर्डर हुआ है तो मैं कातिल तक पहुंच ही जाऊंगा, इतना मुझे पता है। लेकिन कई बार तुम्हें ऐसे केसेस भी मिलते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। मेरा मतलब ऐसे केसेस जहां तुमको सारे एविडेंस, सारे प्रूफ मिल जाते हैं, लेकिन वो एविडेंसेस और प्रूफ्स मिलकर भी केस को सुलझाने के बजाय और मुश्किल बना देते हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारा सामना भी इस तरह के केसेस से होता रहेगा। बस एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो, इन केसेस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। डिपार्टमेंट में हम इनको इम्पॉसिबल केसेस के नाम से बुलाते हैं, और इस तरह के केसेस को हमेशा दबा के रखा जाता है। डिपार्टमेंट को पसंद नहीं कि इन केसेस के बारे में ज्यादा बातें की जाए। मैं तुमको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस पहले से प्रिपेयर कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे केसेस पर भी तुम्हें काम करना पड़ सकता है। और अभी हम जिस केस के लिए जा रहे हैं वो भी शायद ऐसा ही एक केस है। मैं ध्यान से मैथ्यू की सारी बातें सुन रहा था। बातों बातों में कब आधा घंटा बीत गया हमें पता ही नहीं चला। हम शहर से बाहर के इलाके की तरफ जा रहे थे। उस जगह चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत थे, और फिर एक कच्चे रास्ते से ड्राइव करते हुए हमें वो घर आता दिखाई दिया। वहां पहले से ही पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थी। घर के चारों तरफ पुलिस की पट्टी लगाई हुई थी, जिससे कि कोई उसके अंदर ना घुस सके। वहां पहुंचे तो देखा कि पुलिस लेफ्टिनेंट वहां पहले से खड़ा था। मैथ्यू ने धीमी सी आवाज में मुझे बताया कि जब भी ऐसा कोई केस आता है तो हमेशा बड़े ऑफिसर्स को ही भेजा जाता है। तो वहां पहुंच के मैथ्यू ने कार साइड में लगाई। लेफ्टिनेंट के पास गए तो उसने हमसे हाथ मिलाया, गुड लक, बस इतना ही कहा था उसने। उसके बाद मैथ्यू मुझे घर के अंदर ले जाने लगा। वहां बहुत सारे पुलिस वाले और दूसरे लोग पहले से खड़े थे। कोई उस घर की फोटो खींच रहा था तो कोई फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर रहा था। उस घर के साथ में ही एक बड़ा सा पोल था जिसके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े थे। वहां से जाते हुए मैंने कुछ लोगों को बातें करते सुना। ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, इसी तरह की बातें कर रहे थे सब। कहने का मतलब कि एक्चुअल क्राइम सीन पर पहुंचने से पहले ही मैं समझ गया था कि किसी बहुत ही अजीब चीज से सामना होने वाला है।
लेकिन ऐसा क्या हो सकता था? मैं मन ही मन सोच रहा था। हम घर के अंदर घुसे। वो घर ठीक नहीं था। मेरा मतलब घर तो वो लग ही नहीं रहा था। उसकी दीवारें नहीं थी, बस चारों तरफ से प्लास्टिक की प्लेट से उसको ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बस काम चलाने के लिए वो जगह बनाई थी। नीचे वाला फ्लोर बिल्कुल नॉर्मल था। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर एक बेडरूम था। हमें बताया गया कि वो ही क्राइम सीन है। एक पुलिस वाले ने बताया कि उसने इस तरह का केस अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। मुझे ठीक से तो याद नहीं कि मेरे दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कोई बहुत ही ब्रूटल मर्डर होगा। चारों तरफ खून ही खून और मांस के लोथड़े पड़े होंगे, ऐसा ही कुछ। लेकिन वहां पहुंचे तो देखा कि वहां तो खून की एक बूंद तक नहीं थी। सिर्फ खून ही नहीं, वो जगह तो बिल्कुल साफ थी। इतनी साफ मानो एक एक चीज को टूथब्रश लेके साफ किया गया हो। वो बेडरूम बिल्कुल खाली था, सिवाय एक छोटी सी टेबल के। हमारे जमाने में ऐसी टेबल्स को टीवी रखने के लिए यूज किया जाता था, और उस टेबल के ऊपर कुछ मेडिकल का सामान रखा था, जैसे कि बैंडेजेस, सीजर्स, स्कैल्पेल और भी कई सारी चीजें। मतलब कि सिर्फ ऐसी चीजें जिनको सर्जरी में यूज किया जाता है। वो सारी चीजें भी बिल्कुल साफ थीं, लेकिन वो बॉडी, डेड बॉडी, समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या कहूं। वो बॉडी एक कोने में दीवार की तरफ थोड़ा सा झुक के खड़ी हुई लग रही थी। उसके पैर उस बॉडी में सीले हुए थे। मतलब कि आप समझ रहे हो, जैसे कि वो पैर किसी दूसरी बॉडी से काटकर उस बॉडी में सुई धागे से सील दिए गए हों। दोनों पैर, यहां तक कि दोनों पैरों का रंग भी बाकी की बॉडी से बिल्कुल अलग था। वो पक्का किसी दूसरी बॉडी के पैर थे। लेकिन हैरानी थी कि वहां खून का एक कतरा तक नहीं था। दिमाग चकराया ना। लेकिन वो ऑपरेशन, अब किसी और के पैरों को दूसरी बॉडी में लगाना, इसको ऑपरेशन ही कहेंगे मेरे ख्याल से। तो ये ऑपरेशन उसी कमरे में किया गया था। ये तो क्लियर था, क्योंकि वो सारे टूल्स वहीं रखे थे। ऊपर से उस बॉडी का जो लेफ्ट हैंड था वो भी सील के लगाया हुआ था, लेकिन सिर्फ लेफ्ट हैंड, क्योंकि उसका जो राइट हैंड था उसमें उसने एक सुई पकड़ी हुई थी जिसमें धागा भी डला था, जैसे कि वो कमीना खुद ही अपनी बॉडी का ऑपरेशन करके वो हाथ पैर जोड़ रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके असली, मेरा मतलब उसके खुद के पैर और हाथ वहां नहीं थे। ये सब कुछ कम था कि उस बॉडी में से जो बदबू आ रही थी वो इतनी गंदी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने पहले भी बहुत सी सड़ती हुई लाशें देखी थी, लेकिन उस बॉडी से तो ऐसी गंदी बदबू आ रही थी कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। बाद में उस बॉडी की ऑटोप्सी में, मतलब कि उसका पोस्टमार्टम किया गया, तो मौत के कारणों का पता नहीं चल सका। उन दिनों फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन वो बदबू, वो गंदी बदबू जो हमें वहां से आई थी, ऐसी बदबू तो सिर्फ हफ्तों पुरानी लाश में से ही आ सकती थी। अब हमें यह तो नहीं पता कि पुलिस को उस क्राइम के बारे में किसने बताया, कहां से उनके पास कॉल आई। लेकिन जब हम उस जगह पहुंचे थे, मुझे अच्छे से याद है, तब तक वो बॉडी बिल्कुल फ्रेश थी। लेकिन फिर अचानक से उसमें से वो गंदी बदबू आने लगी। मुझे नहीं पता आप लोगों को डेड बॉडीज के बारे में कितना पता है, लेकिन मरने के बाद लाशें एकदम से नहीं सड़ती। इसकी भी कई स्टेजेस होती हैं। मौत के बाद पहले 2-3 दिनों तक तो बॉडी बिल्कुल फ्रेश जैसी ही रहती है। उसके बाद बॉडी फूलनी शुरू होती है। उसके कुछ टाइम बाद स्किन का रंग काला पड़ने लगता है। और जैसा कि मैंने बताया, उस बॉडी में ऐसा कुछ नहीं था। ना तो वो फूली थी और ना ही उसकी स्किन काली पड़ी थी। फिर 1 हफ्ते बाद डेड बॉडी में कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये कीड़े बॉडी के ऑर्गन्स को खाते हैं, उनमें अंडे देते हैं।
और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी टूट के गिरने लगती है। इसी को सड़ना बोलते हैं। ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि उसके लंग्स, किडनी, स्टमक वगैरह बिल्कुल सड़ चुके थे, जैसे कि उसकी मौत हफ्तों पहले हुई हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी स्किन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। ऊपर से उस कमरे में खून का एक निशान तक नहीं था। लेकिन यह तो सिर्फ एक डेड बॉडी थी, दूसरी डेड बॉडी तो हमने अभी तक देखी ही नहीं थी। वो सब देख के जब हम नीचे उतरने लगे तो एक पुलिस वाले ने हमारे पास आके बताया कि एक और बॉडी मिली है। एक और बॉडी? मैंने हैरानी से पूछा। वो बोला हाँ। फिर वो हमें सीधा उस बड़े से पोल के पास ले गया जो मैंने घर के सामने लगा देखा था। और वो कोई छोटा पोल नहीं था, कम से कम 25-30 फीट लंबा तो जरूर होगा। वहां खड़ी भीड़ में से होते हुए जब हम उस जगह पहुंचे तो मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वहां एक लाश पड़ी थी जिसके पेट के बीचों बीच से वो खंभा निकल रहा था। आप समझ रहे हो ना, जैसे कि किसी ने उसको वहां लेटा के उसके पेट में वो खंभा आर पार घुसा दिया हो। आसपास के लोगों ने बताया कि वो खंभा बहुत सालों से वहां लगा हुआ था। उसके ऊपर अमेरिकन फ्लैग लगा था, ना ही खंभे पे खून का कोई निशान था। सच बताऊं तो अगर वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो मुझे खुद उस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खंभा उस बॉडी के पेट में कैसे घुसा होगा। अगर किसी ने उसको ऊपर से उसमें डाला होता, जो कि अपने आप में ही बहुत ही मुश्किल काम था, तो खंभे पे उसके खून या मांस का एक टुकड़ा तो मिलता। लेकिन खंभे पे ऐसा कुछ नहीं मिला। पता चला कि वो लाश जो कि खंभे के अंदर थी, मतलब कि वो खंभा जिसके अंदर था, वो उस प्रॉपर्टी का मालिक ही था। ऑटोप्सी में पता चला कि उसकी मौत ब्रेन एन्यूरिज्म से हुई थी, मतलब कि उसके दिमाग ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। और वो लाश जो हमें ऊपर मिली थी, जो अपने हाथों से ही अपना ऑपरेशन कर रहा था, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। पता नहीं वो कौन था और वहां क्या कर रहा था। ना ही उसके उन नए हाथ पैरों के मालिकों का कुछ पता चला। क्या दिन था वो भी। और केसेस की बात करूं तो अपने पूरे कैरियर में सिर्फ एक बार ही मेरा सामना एक सीरियल किलर से हुआ था।